हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सोशल साइंस का अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद का उदय वो चैप्टर कंप्लीट करेंगे। दोस्तों मैं आपसे बता देता हूँ, ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा हो जाने के कारण मैं इसको दोस्तों 2 या फिर तो 3 पार्ट में इस चैप्टर को कवर करूँगा दोस्तों। तो जिससे वीडियो लंबी भी ना हो और छोटी छोटी वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। दोस्तों मैं आपको आसान से आसान भाषा में इस चैप्टर को भी समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों मैंने यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय आपको पढ़ाया है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक दिया गया है। उस लिंक के द्वारा आप यूरोप में राष्ट्रवाद की वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों अगर दोस्तों वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग देख पा रहे होंगे अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद का यानी उदय भी है, यानी किसी किसी प्रकाशन की किताब में भारत में राष्ट्रवाद का उदय भी लिखा है और किसी में भारत में राष्ट्रवाद ही लिखा है। तो दोस्तों आज हम भारत में राष्ट्रवाद का चैप्टर पढ़ेंगे दोस्तों। तो अगर हम भारत में राष्ट्रवाद के चैप्टर पढ़ेंगे दोस्तों तो इसके बारे में कुछ जानकारी रख लेनी चाहिए, यानी कि यहीं से एक हेडिंग बन जाती है कि भारत में राष्ट्रवाद यानी भारत में राष्ट्रवाद कैसे हुआ। तो चलिए दोस्तों इसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग देख पा रहे होंगे मैंने पहली हेडिंग भारत में राष्ट्रवाद छोड़ा है। दोस्तों पहली हेडिंग का पहला ही टॉपिक है कि भारतीय इतिहास का रूप बहुत ही बड़ा है, यानी जो भारत का इतिहास है वो बहुत बड़ा है दोस्तों। इसके इतिहास के बराबर अन्य देशों का इतिहास नहीं है, इसमें ये कहा जाता है। चलिए दोस्तों अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। हाँ दोस्तों अब अगला टॉपिक है कि अंग्रेजी शासन के पहले भारत एक शक्तिशाली और विकसित देश था। अब दोस्तों इसका क्या मतलब हो सकता है। दोस्तों हमारे इस देश पर अंग्रेज लोग शासन करने लगे थे। तो जब अंग्रेज लोग शासन नहीं करते थे तो उसके पहले अपना जो भारत था वो बहुत ही शक्तिशाली भी था और इसी के साथ साथ विकसित देश भी था। यानी हमारा जो भारत है वो विकसित देशों में भी आता था, नहीं विकासशील नहीं था, विकसित देश था। लेकिन जब से अंग्रेज़ों का शासन हो गया और उसके बाद जब अंग्रेज़ों से छुटकारा मिला तो उसके बाद से हमारा देश विकासशील देश हो गया है। तो भारत कैसा देश है, विकासशील देश है। चलिए दोस्तों इससे यहाँ से एक टॉपिक और भी क्लियर होगा कि भारत एक विकासशील देश है। आशा करता हूँ ये तो आपको पहले से ही पता होगा। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों कि वह समय था जब भारत पर गुप्त साम्राज्य यानी जो गुप्त साम्राज्य हैं दिल्ली सल्तनत आदि। दोस्तों यहाँ पर आदि है, जो यहाँ पर आज लिख गया है ये गलती से लिख गई, यहाँ पर आदि का शासन था। यानी वह समय था जब भारत पर गुप्त साम्राज्य दिल्ली सल्तनत आदि का शासन था। चलिए दोस्तों अगला टॉपिक देख लेते हैं। तो अब अगला टॉपिक है दोस्तों कि परंतु ब्रिटिश सरकार है वो ईस्ट इंडिया कंपनी बनकर आई और आर्मी बढ़ाने लगी। दोस्तों ये भारत में राष्ट्रवाद था, ये उसका टॉपिक है कि परंतु ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी बनकर आई और आर्मी बढ़ाने लगी। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। तो दोस्तों अब इसके कारण 1850 में प्लासी का युद्ध हुआ और अंग्रेज ने बंगाल पर कब्जा कर लिया। तो आशा करता हूँ ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया। चलिए अब अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला पॉइंट है कि जिसके कारण ब्रिटिश राज्य स्थापित हो गया। यानी जो 1850 यानी इसके पहले वाली पॉइंट में आप ध्यान दीजिए कि इसके कारण 1850 में प्लासी का युद्ध हुआ और अंग्रेज़ों ने बंगाल पर कब्जा कर लिया। इसी के साथ ब्रिटिश राज स्थापित हो गया, यानी ब्रिटिश राज जो है वो स्थापित हो गया। चलिए अब आगे चल। तो दोस्तों अब अगला हेडिंग है रॉलेट एक्ट। दोस्तों अब रॉलेट एक्ट पढ़ लेते हैं कि रॉलेट एक्ट क्या होता है। रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित एक काला कानून था। जो रॉलेट एक्ट था वो काला कानून था।
अब इसकी सबसे बुरी बात आप जान लीजिए, इस क्या था, इस कानून के द्वारा सरकार को राजनीतिक, यानी कौन सी सरकार, अंग्रेजी सरकार यानी ब्रिटिश सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और जो राजनीतिक कैदियां होते थे भारत के खासकर, उनको 2 वर्ष तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार प्राप्त था। यानी उन पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, उनको डायरेक्ट 2 साल तक जेल में बंद कर दिया जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों कि ये कितना बुरा मतलब कानून था दोस्तों। तो इसीलिए गांधी जी ने इसका विरोध किया, किस प्रकार, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह से विरोध किया। अब इसका अगला पॉइंट है कि गांधी जी ने ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के विरोध अहिंसक ढंग यानी कि बिना लड़ाई करे हुए ढंग से सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाना चाहते थे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि रॉलेट एक्ट के ये 3 पॉइंट आपको समझ में आ गए। चलिए अब अगले पॉइंट देख लेते हैं। अगले पॉइंट क्या है, इसके लिए रॉलेट सत्याग्रह प्रारंभ किया गया। क्या, गांधी जी ने इसके लिए रॉलेट सत्याग्रह पारित किया, जिससे मतलब गांधी जी इस कानून को हटा सकें। अब अगला पॉइंट है कि भारत के बड़े बड़े शहरों में, यानी जो बड़े बड़े शहर थे वहाँ पर रैली जुलूस और यहाँ पर और रैली जुलूसों के साथ अंग्रेज सरकार के कारनामों का खुलासा किया गया। यानी वहाँ पर भारत के बड़े बड़े शहरों पर अंग्रेजी मतलब वो बड़े बड़े शहर थे, वहाँ पर रैली निकाली गई, जुलूस निकाला गया और अंग्रेज़ों के खिलाफ मतलब उनके जो कारनामे थे, बुरे कारनामे थे, उनका खुलासा किया गया। अब अगला है कि रेलवे वर्कशॉप में कामगार, जो रेलवे और वर्कशॉप में जो काम करने वाले व्यक्ति थे वे सभी हड़ताल पर चले गए और दुकानों को बंद कर दिया। किस लिए हड़ताल पर गए, रॉलेट सत्याग्रह को हटाने के लिए। अब दोस्तों अब अगला पॉइंट है कि 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस था जिस पर उसने गोली चला दी। अब इसके पश्चात नागरिक बैंक जो थे, यानी जो आदमियों के बैंक थे, ये डाक खाना है दोस्तों, डाक खाना तथा रेलवे स्टेशनों पर हमला करने लगे। अब दोस्तों चलिए यहाँ तक हो गया। अब अगला पॉइंट है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। हाँ दोस्तों, अगली हेडिंग है कि पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग। दोस्तों चलिए इसको पढ़ लेते हैं, ये क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है दोस्तों इस चैप्टर की। दोस्तों चलिए इसका पहला टॉपिक ये रहा कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत है जो वो 1914 में हुई। यानी प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई, 1914। यहीं से आपका एक बहुविकल्पीय प्रश्न 1 नंबर का पक्का हो गया दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है कि अगला टॉपिक है कि इस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था। जो पहला विश्व युद्ध हुआ था उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था। अब अगला पॉइंट है कि जिससे अंग्रेजों के रक्षा व्यय, यानी जो रक्षा व्यय था उसमें भारी इजाफा हुआ, यानी भारी बढ़ोतरी हुई। इसकी भरपाई करने के लिए, अब इसको पूर्ण करने के लिए अंग्रेजों ने अधिक कर्ज लिया और कर, जो यानी कि किसी भी चीज़ पर कर लगाया जाता था उसमें वृद्धि कर दिया। और दोस्तों सीमा शुल्क बढ़ा दिया, आय कर प्रारंभ किया। यानी सीमा शुल्क बढ़ा दिया और आय जो होती है, इंसानों की जो उम्र होती है उस पर भी कर लगा दिया दोस्तों। अब चलिए अगले पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। तो ये रहा अगला पॉइंट दोस्तों, युद्ध के दौरान कीमतें तेज़ी से बढ़ने लगी थी। क्या, युद्ध जब होगा तो कीमतें तो तेज़ी से ही बढ़ने लगेंगी दोस्तों। यही समय था कि 1913 से 1918 के मध्य जो कीमतें थी वो 2 गुनी हो चुकी थी, जिसके कारण आम नागरिकों की परेशानियां बढ़ गई दोस्तों। अब जब कीमतें 2 गुनी हो जाएंगी तो गरीब लोग उस चीज़ को खरीद नहीं पाएंगे और उनकी परेशानियां बढ़ गई थी दोस्तों। तो अगला पॉइंट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में जब युद्ध हुआ तो ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को जबरन यानी ज़बरदस्ती भर्ती किया गया, किसमें, आर्मी में, यानी सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया। जिसके कारण जो कि है कि ग्रामीण के लोगों में बहुत अधिक गुस्सा था, यानी कोई भी अपने लड़कों को वहाँ पर भर्ती नहीं करना चाहता था। और 1918 से 19 यानी 1919 और 1920 से 1921 में देश के बहुत से क्षेत्रों में फसल नष्ट हो गई, जिसके कारण खाद्य पदार्थों में भारी अभाव, यानी कि भारी मतलब महंगाई उत्पन्न हो गई। यही समय था दोस्तों 1918 से 1919, 1920 से 1921। चलिए दोस्तों अब अगला हेडिंग है दोस्तों सत्याग्रह का विचार। यानी सत्याग्रह क्या है, तो दोस्तों सत्याग्रह यह है कि सत्याग्रह के विचार का मूल आधार
जो विचार है इसका मूल आधार की सत्य की ताकत, यानी सत्य की ताकत, आग्रह व सत्य की खोज करना ही सत्याग्रह का विचार कहलाता है। और गांधी जी के इसके प्रबल समर्थक थे, यानी गांधी जी इसके मेन थे, और तथा इसके द्वारा निम्नलिखित व्याख्या की गई। इसका पहला हेडिंग है, वो टॉपिक है कि यदि आपका उद्देश्य सच्चा और आपका संघर्ष अन्याय के विरुद्ध है तो उत्पीड़न का विरोध करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की जरूरत नहीं है। दोस्तों इसका मतलब है कि यदि आपका जो उद्देश्य है, यानी आप जो कार्य करना चाहते हैं वो सच्चा है, और जो आप संघर्ष कर रहे हैं वो अन्याय के खिलाफ है, यानी आप अन्याय का विरोध कर रहे हैं, तो इसका उत्पीड़न से इसका विरोध करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है, इसमें दिमाग की आवश्यकता। दोस्तों गांधी जी के ये विचार था पहला। अब दूसरा विचार क्या था उसको भी देख लेते हैं दोस्तों। ये रहा आपकी स्क्रीन पर दूसरा विचार दोस्तों, कि बदले की भावना आक्रामकता का सहारा लिए बगैर, यानी बदले की भावना यानी लड़ाई झगड़े से नहीं लिए बगैर सत्याग्रही केवल अहिंसा के बल पर, यानी लड़ाई झगड़ा नहीं, हिंसा होता है कि लड़ाई झगड़ा से, लेकिन अहिंसा होता है कि बिना लड़ाई झगड़ा के बल पर अपने संघर्ष में सफल हो सकते हैं। ये गांधी जी का दूसरा विचार था दोस्तों। चलिए अब इसके बाद आपकी स्क्रीन पर थोड़ी ही देर में तीसरा भी विचार आ जाएगा। ये देखिए कि इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही विजय होती है। गांधी जी का एक अटूट विश्वास था कि अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधता है। दोस्तों गांधी जी ने कहा कि इस संघर्ष में अगर आप सत्याग्रह के विचार के अनुसार संघर्ष करेंगे तो हमेशा सत्य की ही विजय होगी। और गांधी जी का एक अटूट विश्वास था कि अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधता है। दोस्तों आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। चलिए आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला टॉपिक आपकी हेडिंग आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा आपका अगला हेडिंग कि सत्याग्रह के विचार से आप क्या समझते हैं। दोस्तों वो सत्याग्रह का विचार था, अब यहाँ पर आप इससे क्या समझते हैं इसके बारे में आपको बताना है थोड़ा सा दोस्तों इसका पहला पॉइंट है कि सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर बल दिया जाता है। यदि दोस्तों आपसे कोई पूछ रहे कि सत्याग्रह के विचार से आप क्या समझते हैं, यानी तो आपको बताना है कि सत्याग्रह का जो विचार होता है उसमें सत्य की शक्ति पर आग्रह किया जाता है और सत्य की ही खोज पर जोर दिया जाता है। दोस्तों आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया। चलिए अब दूसरे टॉपिक की ओर चलते हैं। इसका अर्थ यह है, यानी इसका अर्थ यह है यदि आपका उद्देश्य सच्चा है और आप अन्याय के खिलाफ हैं तो उत्पीड़न से इसका मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं होगी। दोस्तों यह दोस्तों है कि सत्याग्रह के विचार से आप क्या समझते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि सत्याग्रह के विचार से आप क्या समझते हैं ये आपको आसानी से समझ में आ गया। दोस्तों अगर समझ में आ रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। तो अब चलिए दोस्तों इससे आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये दोस्तों भारत में राष्ट्रवाद का पार्ट 1 है दोस्तों। इसके बाद पार्ट 2 और पार्ट 3 में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया जाएगा दोस्तों। इसकी अगला हेडिंग है दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए इसके पहले टॉपिक हैं कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में बैसाखी का मेला देखने के लिए लोग एकजुट हो रहे थे। यानी 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग में एक बैसाखी जगह है जहाँ पर मेला लगता था, वहाँ पर लोग एकजुट हो रहे थे। यह मैदान चारों तरफ से बंद था। अब इन लोगों को यह पता नहीं था, यानी जो वहाँ के लोग थे उनको यह नहीं पता था कि उस जगह पर मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है। अब मार्शल लॉ इनको तो पता नहीं था कि वहाँ पर लागू कर दिया गया, लेकिन दोस्तों अब ये इन गाँव वासियों या शहर वासियों को तो नहीं पता था, लेकिन ये इन पर बहुत भारी पड़ा। क्या इसके बाद सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। दोस्तों ये एक प्रकार का कानून है जिस पर मतलब इंसान जो सिपाही होते थे वे हमला कर देते थे, या जिस शहर में मार्शल लॉ लगा रहता था वहाँ पर अगर भीड़ लगी है तो दोस्तों आशा करता हूँ यह टॉपिक आपको समझ में आ रहा है। अब चलिए इसका अगला पॉइंट है कि जिसके कारण सैकड़ों नागरिक मारे गए। क्या सैकड़ों नागरिक। अब दोस्तों अगर गोलियां चला दी जाएंगी और 20 मिनट लगभग 20 मिनट तक लगातार गोलियां चली थी दोस्तों, तो आप जान लीजिए कितने लोग मारे गए होंगे। और शहरों में जब ये घटना यानी जलियांवाले बाग की यह घटना जब भारत के जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर फैली
तो नागरिकों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया। अब दोस्तों ये तो एक बुरी बात थी क्योंकि सिपाहियों ने उन पर गोली चला दी थी। अब जब ये बड़े बड़े शहरों में फैली तो नागरिकों ने इसका विरोध किया और हड़ताल पर चले गए और पुलिस से मोर्चे यानी पुलिस से वाद विवाद करने लगे और सरकारी इमारतें थी उस पर हमला करने लगे जिससे उनको न्याय मिल सके। लेकिन दोस्तों आप सभी जो लोग जानते हैं कि अंग्रेज़ों के उसमें कहाँ न्याय रखा है अपने को। अब दोस्तों अगला पॉइंट है कि अंग्रेजों का ऐसा करने का केवल एक ही मकसद था कि भारतीयों पर उनका डर कायम रहे। जो अंग्रेज थे वे हमेशा से चाहते थे कि भारत पर उनका डर कायम रहे दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये पॉइंट या ये हेडिंग आपको समझ में आ गई है दोस्तों। चलिए अब अगली हेडिंग है दोस्तों कि जब महात्मा गांधी जी को यह पता चला कि सत्याग्रह आंदोलन नकारा जा रहा है तो गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन को वापस ले लिया। क्या किया दोस्तों? सत्याग्रह आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया। क्या किस लिए लिया? क्योंकि गांधी जी को पता चल गया था कि जो सत्याग्रह आंदोलन है ये लड़ाई झगड़ा यानी इसमें लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इसलिए गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन को वापस ले लिया क्योंकि गांधी जी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते थे। वे इसीलिए दोस्तों गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन को वापस ले लिया दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये हेडिंग भी आपको समझ में आई। अगर दोस्तों समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। तो अब चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद है। प्लीज़ वीडियो पसंद है तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों। आज हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अब हम आपसे मिलेंगे फिर से पार्ट 2 में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।